अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कौन था जनाब जॉन कीट्स। स्लाइड नंबर 1। जॉन कीट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी के जॉन कीट्स था कौन और उसकी बायोग्राफी के बारे में। ब्रीफ बायोग्राफी है जनाब जॉन कीट्स की। सन ऑफ अ स्टेबल ऑनर, स्मॉल ऑफ स्टेचर, बेयरली 5 फीट व्हेन ग्रोन। ठीक है, बहुत छोटे कद का इंसान था बट स्टिल एथलेटिक, लेकिन एथलेटिक भी था। ठीक है, बहुत ज्यादा एथलीट्स करता था। हैड पुअर हेल्थ मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, बहुत लो हेल्थ रही उसकी, पुअर हेल्थ रही। फेल्ट ही फाउंड हैव एन अर्ली डेथ। ठीक है, और जो है उसकी बहुत जल्दी डेथ भी हो गई थी। पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग, अप्रेंटाइज टू एन अप्रेंटाइज टू एन एपोथिकरी, यानी कि उसको किसी उसके रिश्तेदार ने पाला था। स्टार्टेड राइटिंग व्हेन ही वाज 18, 18 साल का था जब उसने लिखना शुरू किया। हैड अ इल फेटेड, यहाँ पे एन आएगा बेटा, हैड एन इल फेटेड एंगेजमेंट व्हेन फैनी ब्राउन। ठीक है, उसकी एक इल फेटेड एंगेजमेंट हुई फैनी ब्राउन के साथ, जो कि कामयाब नहीं रही। उसके बाद जो है 1821 डाइज इन रोम, 1821 में वो उसकी डेथ हो गई जो है रोम में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 3। मेट हर इन सितंबर, सितंबर में वो अपनी ये जो फैनी ब्राउन है उसकी जो जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई 1818 में उससे वो मिला था। कीट्स वाज 23, शी वाज 18। वी नो वेरी वेल अबाउट हर, हर लेटर्स वर बuried विद कीट्स। उसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो लेटर्स थे, इनके लव लेटर्स थे, वो जब कीट की डेथ हुई थी तो उसके साथ ही दफना दिए गए थे। ऑल वी सी इज ऑल हिज साइड ऑफ story. His letters were intense and passionate. Love was disease only she could cure. He loves her, but death imagery is often mentioned in the letters. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखेंगे लव वॉज डिजीज ओनली शी कुड क्योर। ठीक है, लव एक ऐसी डिजीज थी जिसको सिर्फ वो ही क्योर कर सकती थी। और जो है डेथ इमेजरी जो है वो आप जॉन कीट्स की जितनी भी पोएम्स है ना वहां पे कहीं ना कहीं डेथ इमेजरी जरूर आएगी। रेफर्स टू हर एज द मंक्स इन लेटर्स टू फ्रेंड। Relationship was apparently never consummated. He was never financially secure enough to marry her. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिटरेरी कंटिन्यूड, ठीक है, और इसका लिटरेरी वर्क जो था वो कंटिन्यूड रहा। डिस्टिंक्टिव डिस्क्रिप्शन engaged all of the senses, mythic imagery borrowed from Greek mythology। ठीक है, mythic imagery थी जो कि ग्रीक mythology से ली गई। सेंशुअसनेस उसकी ये थी कि उसके अंदर सेंशुअसनेस क्या होती है बेटा, सेंशुअसनेस बेटा अपने अपने माइक्स काइंडली चेक कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि सेंशुअसनेस क्या होती है। बेटा सेंशुअसनेस ये होती है कि आपकी जो 5 सेंसेस है ना उससे आपको एक चीज फील हो रही हो। लाइक पोइट्री ऐसी लिखी हुई हो कि वो एक सेंशुअस पोइट्री हो। लाइक आपको ऐसे लगे कि अगर आप किसी चीज के बारे में कोई किसी चीज की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे लगे कि वो चीज आपने हाथ में ली हुई है। आपके हाथ उसको, आपकी 5 सेंसेस जो है वो उसको फील करें। आपकी साइट ऑफ स्मेल, सॉरी आपकी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इन चीजों को फील करे तो उसको कहते हैं कि दिस इज द सेंशुअसनेस। और कीट्स की जो पोइट्री है उसमें उसकी सेंशुअसनेस जो है, उसकी जो डिस्टिंक्टिव डिस्क्रिप्शन थी उसके अंदर सेंशुअसनेस बहुत थी। और उसकी जो पोइट्री थी वो एंगेज कर देती थी ऑल सेंसेस को। लाइक हमारी 5 सेंसेस है ना, वो 5 की 5 सेंसेस जो है वो जो है उस पोइट्री को फील करती थी। ठीक है, इस वजह से उसकी पोइट्री को कहा जाता है कि कीट्स की जो पोइट्री है वो एक सेंशुअस पोइट्री थी। उसके बाद माइथिक इमेजरी उसने बहुत यूज किया है, बोरोज फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, माइथिक जितनी भी इमेजरी होगी वो जाहिर बात है ग्रीक माइथोलॉजी से ली जाती है। फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअलिटी, प्लेयर वर्सेस पेन। फ्रस्ट्रेटेड उसकी सेक्सुअलिटी थी। ठीक है, यानी कि उसकी आप जितनी भी पोएम्स पढ़ेंगे ना उसमें प्लेयर वर्सेस पेन होगा, हर चीज का कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा होगा। देखिएगा बहुत खूबसूरत वो लिखता है। लीडल वुमेन, ऑलमोस्ट वैम्पायरिक इमेजरी, क्रिस्टेबल लेमिया। ठीक है, वॉज द लीस्ट पॉलिटिकल ऑफ सेकेंड जनरेशन रोमांटिक।
और लीस्ट पॉलिटिकल था, यानी कि बहुत कम उसने पॉलिटिकल पोइट्री लिखी। हालांकि सेकंड जनरेशन के जितने भी रोमांटिक्स थे उन सब ने पॉलिटिकल पोइट्री लिखी थी, लेकिन कीट्स ने नहीं लिखी थी। सम से ही वाज रिएक्टिंग टू सोशल ऑर्डर्स बाय बीइंग इंटेंशनली एस्केपिस्ट, और कुछ लोगों का ये कहना था कि वो जो है इंटेंशनली एस्केपिस्ट था। एस्केपिस्ट कौन होता है? एस्केपिस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो रियलिटी से या अपनी दुनिया से भाग के किसी और दुनिया में जाना चाहता है, जो अपने आप से भाग के कहीं और जाना चाहता है, जो अपने आप से भाग के, अपनी रियल लाइफ से भाग के किसी और दुनिया में जाके सुकून तलाश करता है, उसको कहते हैं एस्केपिस्ट। यानी कि बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये जो है ना एस्केपिस्ट है। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में कि जॉन कीट्स इज एन एस्केपिस्ट, तो उसमें फिर आपने बताना होता है कि वो एस्केपिस्ट कैसे है। अब ये जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना, वहां पे मैं बताऊंगी कि उसके ये जो एस्केपिज्म है वो कहाँ कहाँ शो हो रही है, उसकी सेंशुअसनेस कहाँ कहाँ शो हो रही है, और उसकी फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअलिटी कहाँ कहाँ शो हो रही है, और वो कौन से माइथिक इमेजरी जो है वो यूज करता है। आगे चलते हैं, ये फिर आगे हमारे डिटेल्ड इन्हीं चीजों के ऊपर हम फिर डिटेल्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर लिटरेरी ट्रेड्स इसके देख लेते हैं कौन से थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री इज रिटन बिटवीन 1818 टू 1821, कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटेड विद पोएटिक फॉर्म्स। फिर उसके बाद कौन कौन सी पोएटिक फॉर्म्स थी? ली स्पेंसरियन सोनेट्स, ठीक है, स्पेंसर से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, उसको उसने बहुत ज्यादा फॉलो किया, तो उसने जो है पोएटिक फॉर्म्स कौन सी यूज की थी? स्पेंसरियन सोनेट, सब फॉर्म ऑफ इंग्लिश सोनेट, ए बी, ए बी बी ए बी सी सी डी, सी डी ई ई राइम स्कीम। राइमिंग स्कीम बेटा मैंने आप सबको बनाना सिखाई हुई है, तो ये राइमिंग स्कीम आपको पढ़ते ही अंदाजा हो गया होगा कि जॉन कीट्स ने किस बेस के ऊपर या किस पोएटिक फॉर्म के ऊपर ये पोएम्स लिखी हैं। इवेंचुअली राइट्स इन ब्लैंक वर्स, और मोस्टली उसने ब्लैंक वर्स में जो है पोएम्स लिखी हैं। एक हीरोइक वर्सेस होती हैं, एक ब्लैंक वर्सेस होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक वर्सेस एंड ब्लैंक वर्स? कोई बताएगा? हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है? हाँ जी क्लास, अक्सर मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कॉपलेट एंड ब्लैंक वर्स? कौन बताएगा? हाँ जी क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कॉपलेट एंड ब्लैंक वर्स? हीरोइक कॉपलेट, कॉपलेट हमेशा, हाँ जी बताइएगा। मैम ब्लैंक वर्ड्स की तो वो राइमिंग नहीं होती, हाँ, और जो हीरोइक कपलेट जो होता है ना उसकी सेम होती है। सेम होती है, एग्जैक्टली। हीरोइक कॉपलेट, कॉपलेट टू लाइन स्टैंजा को कहते हैं। और भी कुछ, कोई कुछ बताना चाह रहा था? वही ठीक है, बता दिया आपको। हाँ बताएं आयशा, आयशा आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बताइएगा। नहीं आ रही आवाज मैम आपको? अब आ रही है, आ रही है, बताएं। व्हाट इज द हाँ डिफरेंस? ये बता दिया उसने आंसर, इका ने बताया शायद। इकरा ने नहीं, मेरे ख्याल है जिले ने बताया। अच्छा अच्छा सही है, बस ये आप मैं भी रिपीट यही कर बताना दें, चाहती थी, क्योंकि तो माइक अभी थोड़ा लेट ओपन हुआ अभी है। आवाज हाँ क्लियर जी नहीं आ रही थी, मुझे समझ आ गई, लेकिन इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कॉपलेट एंड ब्लैंक वर्स? मैम सेम हीरोइक कॉपलेट में सेम जो राइमिंग स्कीम सेम होती है, और जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें जो कॉपलेट की राइमिंग स्कीम डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली। और कॉपलेट किसे कहते हैं? जो स्टैंजा का लास्ट का जो 2 लाइन्स होती हैं टू लाइन उसकी स्टैंजा, कॉपलेट हाँ 2 लाइन, टू लाइन स्टैंजा टू को। लाइन हाँ, और स्टैंजा हो क्वार्टरेन जाती है किसे कॉपलेट। कहते हैं? क्वार्टरेन किसे कहते हैं? 4 लाइन स्टैंजा को, ठीक है। सेसेट 6 लाइन स्टैंजा को, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा को, ठीक हो गया। तो ये आपको जो है ना, ये जो अभी बात हो रही ना पीछे, हमने स्पेंसेरियन सोनेट की बात की, लास्ट ईयर हमने वाइट एंड सरे पढ़ा था, उसमें हमने सोनेट फॉर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्पेंसेरियन जो हमारा आएगा, स्पेंसेरियन सोनेट्स जो है उसकी राइमिंग स्कीम कैसी होती है, उसकी फॉर्म कैसी होती है। वो पीछे जो हमने ये जो पढ़ा था ना, ए बी बी ए बी सी सी डी ई ई, ये स्पेंसेरियन सोनेट की फॉर्म दिखाई जा रही है कि इस तरह से लिखी होती है। यानी कि पहले ए बी जो है 2 लाइन स्टैंजा, फिर ए बी ए यानी कि अगेन क्वार्टरेन, देन बी सी सी डी दैट इज आल्सो क्वार्टरेन, एंड सी डी ई ई दैट इज आल्सो क्वार्टरेन। तो इस तरीके से हम पढ़े होते हैं कि व्हाट आर द दीज राइमिंग स्कीम्स, ठीक है। तो ये आपको
सोनेट फॉर्म्स आनी चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है वो थोड़ा सा इस चीज को जरा गौर से पढ़े कि स्पेंसेरियन सोनेट क्या होती है। बेटा ये आज आपका क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखिएगा, व्हाट इज अ स्पेंसेरियन सोनेट। और ये भी लिखिएगा कि जॉन कीट्स ने स्पेंसेरियन सोनेट्स को फॉलो किया था। दैट इज ऑल्सो योर एमसीक्यूज, वो जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ऑड्स किसे कहते हैं? ऑड्स कहते हैं बेटा गजल को, ठीक है, ऑड कहा जाता है गजल को, ठीक है, गम में कोई गम का तराना, ठीक है, इस तरह की ऑड्स जो है या इसको ऑड कहते हैं। इसके मीनिंग लिख लें बेटा, व्हाट इज एन ऑड? ऑड इज अ ग्रीक वर्ड, odd is a Greek word, means a song or a type of lyric poem. उर्दू में हम इसको गजल कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? odd is a Greek word, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, word means a song or a type of lyrical poem. एक lyrical poem को या lyrical poem को, सॉरी lyrical नहीं होता, that is lyrical, lyrical poem को जो है odd कहा जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं द ऑड्स, जो इसने कीट्स ने जो ऑड्स लिखी वो क्या है। हमारे तो खैर 3 ऑड्स हैं सिलेबस में, लेट्स सी कीट्स ने कैसी ऑड्स लिखी है। प्रोबेबली हिज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट, मोस्ट ऑफ देम रिटन इन स्प्रिंग ऑफ 1819, composed very quickly, very self-aware, examines the creative process, poems of sensation rather than thought. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पॉइंट डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट, दूसरा पॉइंट ज्यादातर उसने जो पोएम्स लिखी वो स्प्रिंग ऑफ 1819 में लिखी, यानी कि स्प्रिंग सीजन में लिखी, हैप्पी सीजन में लिखी, हैप्पी मूड में लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा आपको उसकी थीम ऑफ डेथ जरूर नजर आएगी हर पोएम के अंदर। अच्छा, फिर उसने कंपोज वेरी क्विकली, शॉर्ट पोएम्स है, मतलब बहुत, जैसे लाइक पार्ट 1 में आपने बहुत लेंथी पोएम्स पढ़ी थी, एपिक्स पढ़ी थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वेरी सेल्फ अवेयर, जल्दी से आपको समझ आ जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। एग्जामाइन्स द क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर एग्जामाइन करती है उसकी जितनी भी ऑर्ड्स हैं। और पोएम्स ऑफ सेंसेशन रादर देन थॉट, इससे पहले हमने जितने भी पोएट्स पढ़े, टेड ह्यूज पढ़ा, वो सारा पोएट ऑफ थॉट था, दैट वाज नॉट पोएट ऑफ सेंसेशन। पोएट ऑफ सेंसेशन कब होगा? जब आपकी 5 सेंसेस जो है उस पोएम्स को फील करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लाइक अभी जब हम ऑड टू नाइटिंगेल पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेंसेशन किस तरह से हमें फील हो रही है, और वहां पे हम थॉट से, थॉट के जरिए उस पोएम को नहीं रीड आउट करेंगे, क्योंकि दैट इज अ पोएम ऑफ सेंसेशन। देन वी फील कि हाँ हमारी वाकई इस तरह से सेंसेशंस जो है वो यहाँ पे आके काम करती हैं या नहीं करती। तो लेट्स सी कि उसने जिस पैटर्न पे पोएम्स लिखी, हम भी उन पोएम्स को उस पैटर्न पे फील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको पोएम्स पढ़ने का मजा आएगा। इसको एज अ सिलेबस नहीं लेना हमने, इसको एज अ, अगर उसने पोएम्स ऑफ सेंसेशन लिखी है तो हम भी पोएम्स को एज अ सेंसेशन ही लेंगे, हम उसको थॉट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। फिर आपको, आप उसकी डीप्स में चले जाएंगे, ठीक है, फिर आपको उसकी डीप मीनिंग्स भी समझ आएंगे। रिटन ड्यूरिंग अ टमल्टुअस टाइम इन हिज लाइफ, और उसने बहुत मुश्किल वक्त में अपनी लाइफ की ये पोएम्स लिखी। और वो टाइम क्या था? एक तो उसके डेथ ऑफ ब्रदर, उसके भाई की डेथ हो गई थी, हिज ओन इन हेल्थ, खुद वो जो है बीमार हो गया था, और पिनिंग फॉर फैनी ब्राउन, और फैनी ब्राउन की चाहत, ठीक है, फैनी ब्राउन उससे दूर हो गई थी और वो उसको बहुत ज्यादा याद करता था। द ऑड्स कंटिन्यू, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये तो आपने जॉन कीट्स का एक फेमस कोट है जो आप अक्सर पढ़ते होंगे, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। रिकॉन्साइल द फ्रेंकली ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इससे क्या रिकॉन्साइल होता है? इंसान का ह्यूमन एक्सपीरियंस के ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। ब्यूटी खूबसूरती ही जो है वही सच्चाई है, और सच्चाई जो है वो खूबसूरती है, यानी कि इंसान का अंदर खूबसूरत, उसका बाहर खूबसूरत, ठीक है। ब्यूटी, लस्ट फॉर ब्यूटी, खैर ये जब हम पढ़ेंगे 9th 10th में आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है? reconcile the frankly human experience of touch, taste, hearing and sight, moral and philosophical aspirations of timeless art। अच्छा, अब ह्यूमन एक्सपीरियंस को वो कैसे रिकॉन्साइल करता है? सबसे पहले तो वो सेंसुअसनेस आ जाएगी ऑफ टच, टेस्ट, हियरिंग एंड साइट। उसके बाद जो मॉरल और फिलोसॉफिकल एस्पिरेशंस हैं ऑफ टाइमलेस आर्ट, ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से वो टाइमलेस आर्ट की एस्पिरेशन और उसके मॉरल और फिलोसॉफिकल एस्पिरेशंस जो हैं वो हम देखेंगे इसकी पोइट्री के अंदर, कि किस तरह से वो अपनी आर्ट्स के अंदर एक टाइमलेस आर्ट जो है उसकी एस्पिरेशन वो क्रिएट करता है। रिच एवोकेटिव लैंग्वेज, उसकी पोइट्री के अंदर रिच एवोकेटिव लैंग्वेज है। आर्ट्स के अंदर
लशियस साउंड, सेंसुअल, सिंबल ऑफ ब्यूटी। देखिए बार बार सेंसुअल की बात आ रही है, सेंसुअल सिंबल्स ऑफ ब्यूटी। फिर वो कहता है कीट्स फोकसेस ऑन द इमेजेस ऑफ नाइटिंगेल एंड द अर्न, द सिंबॉलिक। हमेशा वो इमेजेस जो है नाइटिंगेल और अर्न के इमेजेस के ऊपर वो फोकस करता है। द सिंबॉलिक डिबेट ऑफ द सेंसुअल प्लेजर एंड वेन्स ऑफ मॉरल एग्जिस्टेंस वर्सेस द एक्सटैटिक डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ इन आर्ट। और ये सिंबॉलिक डिबेट करता है सेंसुअल प्लेजर्स की और पेन्स की, किस किस चीज की, ऑफ मॉरल एग्जिस्टेंस वर्सेस एक्सटैटिक डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ एंड आर्ट। सबसे पहले वो सेंसुअल प्लेजर और पेन को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता, डिबेट करता उसके ऊपर, और फिर वो मॉरल एग्जिस्टेंस, और एक तो हमारी मॉरल एग्जिस्टेंस है, एक हमारी एक्सटैटिक डिसोल्यूशन है ऑफ सेल्फ, ठीक है, जो हमारी अपने अंदर, जो हमारे अंदर एक चाहत है, एक्सटैटिक यानी कि प्लेजर सीकिंग, जो एक हमारा एटीट्यूड होता है, या प्लेजर सीकिंग एक एक्सटैटिक कहते हैं कि किसी खूबसूरती के अंदर जब आप इसका एक उर्दू में स्पेशल एक मीनिंग होता है कि जिससे आपको उस खूबसूरती में सुकून तलाश करना, तो वो एक्सटैटिक डिसोल्यूशन होता है इन आर्ट। तो हम अक्सर आर्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून सा फील होता है, ठीक है। इसका वर्ड मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा, एक्सटेसी इसको बेसिकली कहा जाता है। फिर वो कहता है आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द सिंबल एंड द नॉलेज ऑफ इट्स द नाइटिंगेल और इट्स लिमिटेशंस, एम्बलम ऑफ identification between speaker and the symbol and the knowledge of its the nightingale or earned limitation, emblem for the tragedy of human experience। अब जो है वो आइडेंटिफिकेशन है इसकी पोएम्स के अंदर, इसकी ऑर्ड्स के अंदर, बिटवीन स्पीकर और सिंबल, और जो नॉलेज है ऑफ इट्स नाइटिंगेल और द अर्न, ठीक है। नाइटिंगेल और अर्न के दरमियान बेटा एक क्वेश्चन आता है आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये हम पहले पोएम्स पढ़ेंगे, फिर हम इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट पढ़ेंगे, फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि क्यों इसके बार बार जो है एक आइडेंटिफिकेशन स्पीकर और सिंबल के दरमियान होती है, और नाइटिंगेल और अर्न का लिमिटेशन, एम्बलम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है Keats try for an aesthetic objectivity in his poems. Negative capability, negative capability यानी कि शायर जो है अपना आप, अपनी पर्सनालिटी को जो है ना पोएम के अंदर वो इंट्रूड नहीं करता। आगे लिखा हुआ है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, और जब आप टी.एस. इलियट पढ़ेंगे ना क्रिटिसिज्म में, तो वहां पे वो जॉन कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करेगा, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को निगेट करके एक पोएम को लिखना, ठीक है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल उसके अंदर से निगेट कर देना, और आप एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट बनाए, यानी कि उसमें सिर्फ अपना रोना धोना ना डालें, उसमें कोई और चीज डालें, उसमें कोई क्रिएटिविटी डालें, तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी में, ठीक है। थीम्स इसकी बहुत सारी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किसे कहते हैं? Poet's personality does not intrude into the poem, engages some of the सेम रोमांटिक प्रीऑक्यूपेशंस, एंगेज करता है वो कुछ रोमांटिक प्रीऑक्यूपेशंस को, और फिर जो है फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है, हाइटेंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और फिर इनोवेशन ऑफ लिरिकल फॉर्म्स, ठीक है। हाइटेंड करता है वो ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर को। कीट्स को जो है रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, कीट्स को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी, और इनोवेशन की थी उसने लिरिकल फॉर्म। नेक्स्ट, नाइटिंगेल समरी। आपने ऑड टू नाइटिंगेल अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उस पोएम में वो एक नाइटिंगेल की दुनिया में, अपनी दुनिया से निकल के ना वो एक नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही वो कहता है द पोएट बिकम्स नम टू द वर्ल्ड, ठीक है। वो इस वर्ल्ड के बारे में टोटली सेंसलेस हो जाता है, नम हो जाता है। नम हो जाना है यानी कि ड्राउजी फीलिंग्स में आ जाना, लाइक जैसे इंसान जो है उसने कोई ऐसी ओपियम जो है, ओपियम एक ऐसा जिसे कहना चाहिए नशा है जिससे इंसान नमनेस में चला जाता है। तो वो कहते हैं कि पोएट जो है वो नम हो जाता है टू दिस वर्ल्ड, यानी कि वो इस दुनिया में बिल्कुल नम हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, और वो किधर चला जाता है? एस्केप्स टू द डार्क रियलम ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, और वो नाइटिंगेल सॉन्ग के डार्क रियलम में चला जाता है, यानी कि उसको एक नाइटिंगेल के सॉन्ग की आवाज आती है, कोयल की कूक की आवाज आती है, और वो अपनी दुनिया से निकल के किधर चला जाता है? एस्केप हो जाता है, कहाँ? नाइटिंगेल की दुनिया में।
यहाँ पे आपको कीट्स की एस्केपिज्म नजर आएगी, अपनी दुनिया को छोड़ के वो किधर जो है एस्केप कर जाता है, नाइटिंगेल की दुनिया में, और वो सॉलेस और मेंटल पीस कहाँ ढूंढेगा, नाइटिंगेल की दुनिया में। सो इसको क्या इसलिए कहा जाता था कीट्स को कि वो एस्केपिस्ट है, ठीक है, वो अपनी दुनिया से निकल के दूसरी। फिर यहाँ पे देखें, जब वो अपनी दुनिया से निकल के नाइटिंगेल की दुनिया में गया, तो यहाँ पे अगेन कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को निगेट करके वो किस चीज की बात करेगा, नाइटिंगेल और नाइटिंगेल की वर्ल्ड की, अपनी वर्ल्ड को छोड़ के नाइटिंगेल की वर्ल्ड की बात कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हमें कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की भी समझ आ जाएगी कि नेगेटिव, अक्सर स्टूडेंट नेगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर आके ना एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या, अब इसमें मुश्किल क्या है। अपनी उसने पर्सनालिटी को बिल्कुल निगेट कर दिया, और किस चीज के बारे में, वो टोटली पोएम उसने और लिखी एक नाइटिंगेल के ऊपर, एक सॉन्ग लिखा उसने नाइटिंगेल के ऊपर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो होप ही कैन डाई एट द मोमेंट ऑफ जॉय, और वो उस पोएम में वो कहता है कि वो इतना खुश होता है नाइटिंगेल की दुनिया में जाके, उसको इतनी खुशी मिलती है, उसको उसकी एक एक्सटैटिक उसकी एक्सटेसी इतने अरूज पे चली जाती है, वो जो मोमेंट ऑफ जॉय है, कि वो कहता है कि काश मैं इसी हालत में मर जाऊं, ठीक है। कंसीडर्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, और यहाँ पे वो कंसीडर करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ को, द एटर्नल लाइफ ऑफ नाइटिंगेल को, और वो विश करता है, वो कहता है ये जो नाइटिंगेल की दुनिया वो तो एटर्नल है, लेकिन वो अपनी दुनिया को एटर्नल नहीं कहता, वो कहता है मुझे तो फिर भी एक दिन मरना है। एंड ही इज कॉल्ड बैक टू हिज सेल्फ एंड द फ्लीटिंग एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिस्टिक प्लेजर। और जैसे ही एक बेल टोल होती है उस पोएम के एंड में, और वो वापस फिर अपनी दुनिया में आ जाता है, एंड द फ्लीटिंग एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिस्टिक प्लेजर जो है उससे वो वापस आ जाता है, ठीक है। फिर वो ग्रेशियन अर्न है आपके इसी उसमें उसमें हम देख लेते हैं कि पोएट प्रेजेस द अर्न। अर्न कहते हैं बेटा एक पुराने मर्तबान को, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें कुंदी हुई थी, ठीक है। वो लाइक आप ऐसे समझ लें कि वो जो है कहीं किसी अजायब घर में जाता है, वहां पे वो एक ग्रीशियन अर्न देखता है, एक ग्रीक अर्न देखता है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है कुंदी हुई होती है, ठीक है। जैसे मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे बर्तन निकले, या वहां की दीवारें, या उनकी वो जो स्लाइड्स थी, या उनकी जो टाइल्स निकली थी वहां से, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें कुंदी हुई थी। तो वो जो कुंदी हुई चीजें होती हैं, या जो कुछ पिक्चर्स उनके ऊपर बनी हुई थी, वो उस दौर को पोर्ट्रे कर रही थी। यानी कि यहाँ पे भी हम देखेंगे वो किस तरह उस अर्न को प्रेस करता है। सबसे पहले तो वो पोएट प्रेस करता है अर्न को, वो ग्रेशियन अर्न को, ग्रीक अर्न को, फिर कंसीडर करता है इट्स फीचर विद इंक्विसिटिव जॉय। अब देखें अगेन वो अपने आप को छोड़ के किधर चला जाता है, अर्न में चला जाता है। अब यहाँ पे देखें सेंसुअसनेस फील होती है, आपको लग रहा है जैसे वो अर्न मेरे सामने है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइक अब आपकी सारी सेंसेस काम करते हैं। इसी तरह जब अभी मैं ऑटो नाइटिंगेल की बात कर रही थी, कुछ लगा कि हम ऑटो नाइटिंगेल की दुनिया में चले गए, लगते हैं ना। तो अब वहां पे क्या चीजें काम कर रही हैं, कीट्स की बाकी सेंशुअसनेस, सेंशुअस पोइट्री, ठीक है, हमारी सेंशुअसनेस काम करना शुरू कर देती है। हमने वहां पे पढ़ा कीट की नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सेंशुअसनेस है, सेंशुअस पोइट्री है। अब खुद देखें, आप खुद अपने आप को रियलाइज कराएं, या थोड़ा सा अपने आप को अपनी स्टेट ऑफ माइंड उस पर लेके आए कि कंसीडर इट्स फीचर विद इंक्विसिटिव जॉय। उसके वो कंसीडर करता है उसके फीचर को कि एक आप अजायब घर में गए हो और आप वहां पे जाके एक अर्न को देखते हो, और आपके अंदर एक इंक्विसिटिव जॉय आ जाता है कि मतलब दीज आर द थिंग्स जो हमने कभी देखी नहीं हुई होती। ही इमेजिन्स द आइडियलाइज्ड परमानेंट स्टेट ऑफ ईच कंज्यूमेटेड पैशन रिप्रेजेंटेड देयर। और वो इमेजिन करता है, इमेजिन्स द आइडियलाइज्ड और परमानेंट स्टेट ऑफ, वो जो है उसकी परमानेंट स्टेट को आइडियलाइज करता है। वो कहता है मैंने तो मर जाना, लेकिन ये जो आर्ट है ना, इसके ऊपर जो अर्न के ऊपर कुंदा हुआ है, ये आर्ट जो है ना, दैट इज इमॉर्टल। मैन इज मॉर्टल बट आर्ट इज इमॉर्टल, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी देख रहे हैं कि वो टोटली अर्न के अंदर खो गया, उसने अपनी पर्सनैलिटी निगेट कर दिया। इसी तरह हम फिर कीट्स की सेंशुअसनेस, और एक और अभी मैं उसकी बात कर रही थी, एस्केपिज्म। वो अपनी दुनिया से निकल के एक वर्ल्ड ऑफ आर्ट में चला जाता है, ठीक है। वो एक वर्ल्ड ऑफ अर्न में चला जाता है, वो एक ग्रीक वर्ल्ड में चला जाता है। तो अगेन कीट्स की एस्केपिज्म भी आपको उसके और टू ग्रेशियन अर्न में नजर आएगी।
फिर वो कहता है, अच्छा फिर वो एक्सटेटिक था, ठीक है, हर चीज में एक्सटेसी, प्लेजर सीकर था, ठीक है, आर्ट में वो प्लेजर सीकिंग करता था। सो एस्थेटिक सिंपैथेटिक आइडेंटिफिकेशन विद द पैशन, ये बेटा कुछ थीम्स आएंगी जो कि बार बार रिपीट होंगी, और ये आपने इसकी पोएम्स में लिखना है। ये 4-5 पॉइंट्स याद कर लें, उसमें आप ये बार बार अब इसी की पोएम्स में लिखते चले जाएंगे। फिर वो कहता है कंसीडर्स द सैक्रिफाइस द मिस्टीरियस मोटिव्स ऑफ द पेगन रिचुअल्स। अच्छा पेगन रिचुअल्स, पेगन नो गॉड कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, यानी कि पेगन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता और वो हर चीज को गॉड और गॉडेस बना लेते हैं, लाइक गॉडेस ऑफ अर्थ, गॉडेस। तो ये सारे ग्रीक रिचुअल्स थे और वो पेगन रिचुअल्स और मिस्टीरियस मोटिव्स को वहां पे कंसीडर करता। वही उसी अर्न के ऊपर कुछ पेगन रिचुअल्स जो है वो शो हो रहे होते हैं कि लाइक वहां पे सेक्रीफाइसेस हम देखेंगे, लेकिन ये अब हम पोएम में जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, फिर वो कहता है पोएट कॉन्टेम्पलेट्स द अर्थ, अर्न, वो जो पोएम पोएट है वो कॉन्टेम्पलेट्स कर रहा है अर्न को, ऑब्जेक्टिव कोल्डनेस, उसकी ऑब्जेक्टिव कोल्डनेस को वो शो कर रहा है। एटर्नल मेंटर स्पीकिंग टू मॉर्टल क्ले, ऑब्जेक्टिव उसकी कोल्डनेस क्या है, वो मॉर्टल क्ले है, वो उस मॉर्टल क्ले से बात करता है, ठीक है। एटर्नल मेंटर स्पीकिंग टू मॉर्टल क्ले, वो एटर्नल मेंटर है जो कि स्पीक कर रहा है मॉर्टल क्ले के साथ, यानी कि जिससे वो बना हुआ है। अब इसमें थीम्स क्या हैं जो हम पढ़ेंगे उसकी ऑर्ड्स के अंदर। ब्यूटी इज द इंस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, बेटा ये थीम्स अपने नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स के अंदर, बिकॉज दीज आर द थीम्स जिसके इर्द गिर्द इसकी तमाम पॉइंट्स जो हैं वो घूमेंगी। ब्यूटी जो है सबसे पहले कीट्स को जो है पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता था, कीट्स को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता था, कीट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता था। तो ब्यूटी इज द इंस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इट इज इनएविटेबल नेचर ऑफ थिंग्स टू डिस्ट्रॉय ब्यूटी, ठीक है, ये इनएविटेबल नेचर है थिंग्स की कि वो डिस्ट्रॉय करती हैं ब्यूटी को। आर्ट इज द परमानेंट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिएंट ब्यूटी, और आर्ट जो है वो एक परमानेंट एक्सप्रेशन है ऑफ ट्रांजिएंट ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी तो बेटा खत्म हो जानी है, लेकिन एक जो लाइक मोनालिसा की जो पिक्चर है वो क्या है, वो एक परमानेंट एक्सप्रेशन है एक खूबसूरत लेडी का, जिसकी स्माइल को जो है उसके अंदर जो है वो पोर्ट्रेट किया गया। सो दैट इज द जो आर्ट जो होता है, जब कोई भी चीज उसको आर्ट फॉर्म दे दी जाती है तो वो परमानेंट हो जाता है, यानी कि इंसान तो मर जाता है, उसकी तस्वीरें, उसका आर्ट, उसके एक्सप्रेशन जो उसने एनक्लोज कर दिए होते हैं किसी आर्ट फॉर्म में, वो हमेशा बाकी रह जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं। बाकी हर चीज ट्रांसिएंट होते हैं, हर चीज ने एक दिन फना हो जाना, खत्म हो जाना है, लेकिन आर्ट जो है वो उन ट्रांसिएंट ब्यूटी को परमानेंट कर देता है। तो आर्ट इज द परमानेंट एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसिएंट ब्यूटी। उसके बाद वो कहता है कि नाइटिंगेल सॉन्ग बिकम्स द व्हीकल ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन, नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो व्हीकल है फॉर द पोएट्स इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, ये व्हीकल है, व्हीकल, ठीक है, इसको व्हीकल नहीं पढ़ेंगे, इसको व्हीकल पढ़ेंगे, फॉर द पोएट्स इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिव। तो नाइटिंगेल का सॉन्ग जो है वो व्हीकल है फॉर द पोएट्स इमेजिनेशन, पोएट की इमेजिनेशन का, एक्सप्रेशन का और एक्सप्रेसिव का। द अर्न इज द टाइमलेस हिस्टोरियन ऑफ ह्यूमन पैशन, और वो जो अर्न के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, वो एक टाइमलेस हिस्टोरियन है ऑफ ह्यूमन पैशन, ठीक है। टाइमलेस हिस्टोरियन कैसे, यानी कि उसने हिस्ट्री को एनक्लोज कर लिया फॉर एवर, उस अर्न के ऊपर जो चीज खुंदी हुई है, जो चीज एनग्रेव्ड है वो फॉर एवर है, वो टाइमलेस है, वो परमानेंट है, ठीक है। द preservers of idealized song, और वही अर्न है, वो preserver है idealized song का, love and faith का। General question, how would you explain the poet's relationship to the nightingale in the odd, ठीक है, ये बेटा इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम से। हाउ डज इट चेंज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, इस तरह के कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में जनरल क्वेश्चन आते हैं। फिर वो कहता है एवेलुएट द एंडिंग ऑफ ऑड टू नाइटिंगेल, एंडिंग ऑफ ऑड टू नाइटिंगेल को एवेलुएट करें। अक्सर अभी मैं पिछले दिनों कल ही आप लोगों के पास पेपर पढ़ रही थी, उसमें भी एक पोएम की एंडिंग को एवेलुएट करना बताया हुआ था कि जी बताएं इसको आप एंड कैसे करेंगे, उसकी एंडिंग को आप एवेलुएट करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विजन एंड अ ड्रीम, एक विजन और एक ड्रीम में क्या फर्क होता है। व्हाई द एम्बिगाइटी, और एम्बिगाइटी क्यों यूज होती है, एम्बिगाइटी किसे कहते हैं, कंफ्यूजन,
एम्बिगाइटी कहते हैं अगर एक हम पोएटिक लाइन पढ़ते हैं उसकी एम्बिगाइटी क्या होती है, एक लाइन की कई मीनिंग्स आ रही हो या एक कंफ्यूज स्टेट जो है वो शो हो रही हो पोएम्स में। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं। तो कीप दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बेटा ये एजेंट्स लिखा हुआ है, ये आपके उसमें नहीं है, आपके सेंट एजेंट्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो जहां तक आपका था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारी स्लाइड कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और